अस्सलाम वालेकुम। अमरीकी सदर ने जंग बंदी में तोसी कर दी है और इस दफ़ा तोसी के साथ कोई टाइम लाइन नहीं है कि 2 रोज़, 4 रोज़, 15 रोज़, वो जो डेड लाइन सेट करके रोज़ाना धमकी देते थे, इस दफ़ा उन्होंने डेड लाइन सेट नहीं की और इसके पीछे बड़ी कुमंतक उनकी होगी, क्योंकि माजी के अंदर 2 दफ़ा डेड लाइन सेट करके वो बैक ट्रैक कर चुके हैं। तो इस दफ़ा उन्होंने कहा कि ईरानियन साइड एक डिसीजन जैसे ही करेगी तो मामला आगे बढ़ाने के लिए पुरुमीद होंगे वो। और अभी उन्होंने थोड़ी देर पहले एक अमेरिकी अखबार से ही बात करते हुए कहा है कि हो सकता है कि जुमे को सेकंड राउंड ऑफ टॉक्स हो। अमेरिका में अभी सुबह का वक्त है और सुबह के वक्त आमतौर पर ट्रंप साहब रोज़ाना एक ऐसा बयान ज़रूर देते हैं जिससे मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा भूचाल नहीं है, लेकिन इस दफ़ा उनके इस बयान के बावजूद इस वक्त ब्रेंट की कीमतें $100 से ऊपर ट्रेड कर रही हैं और ये सबसे बुरी खबर है यूरोप के लिए भी और अमेरिका के लिए भी। ट्रंप का शुरू का दावा ये था कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से तो एक भी टैंकर अमेरिका नहीं आना, तो हमें इससे क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन पिछले 6 हफ्तों में उनको बड़ा क्लियरली ये बात समझ आ चुकी है कि जब यूरोप बैठेगा, जब मिडल ईस्ट हिट होगा तो अमेरिका भी हिट होगा उसके साथ। और इस वक्त यूएई वो पहला मुल्क है जिसने अमेरिका से जाके कहा है कि हमने बहुत सारा पैसा अमेरिकी बैंकों में रखवाया हुआ है, बहुत सारी ढेर सारा पैसा यूएस ट्रेजरीज में इन्वेस्ट किया हुआ है, लेकिन अभी जो सूरत हाल है हमें हो सकता है यूएस ट्रेजरीज लिक्विडेट करनी पड़े या हो सकता है हमें चाइनीज़ करेंसीज के साथ चाइना के साथ डील करना पड़े। तो ये वो सबसे बुरी खबर होगी जो अमेरिकी सदर सुनना चाहेंगे किसी भी अपने इत्तेहादी से, क्योंकि डॉलर की जो डोमिनेशन है दुनिया में वो जिस दिन टूटती है तो अमेरिका जो पूरी दुनिया की मार्केट्स के ऊपर छाया हुआ है, डोमिनेट करता है, वो डोमिनेशन उस दिन टूटना शुरू हो जाती है। तो आज के प्रोग्राम में हम इस बात को डिस्कस करेंगे कि यहाँ से आगे मामलात कैसे तक को पेशरफ्त होगी या ये जो दोनों तरफ से पॉस्चरिंग है इसी तरीके से कभी बात बनेगी कभी बिगड़ेगी और इसी तरीके से सिलसिला आगे चलेगा। प्रोग्राम के आगाज़ में हमारे साथ जंजुआ साहब, पाकिस्तान के मशीर रहे कौमी सलामती के। जनरल जंजुआ साहब, आपको खुशामदीद कहता हूँ प्रोग्राम में। सर, आप क्या सुजेस्ट करते हैं, आपका तजिया क्या कहता है कि यहाँ से आगे मामलात कैसे बढ़ेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मामला तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कर दिए हैं मिस्टर ट्रंप ने पर्टिकुलरली, क्योंकि ईरान तो टेबल पे आ गया था लेकिन किसी नतीजे पे नहीं पहुंच सके। और फिर आप देखिए कि मिस्टर ट्रंप ने ऐसी सूरत हाल पैदा की कि काउंटर ब्लॉकेड लगाया तो ईरान जो है वो बातचीत के लिए भी नहीं आया, यानी कि उन्होंने एक पोजीशन ले ली। अच्छा, अब देखिएगा कि मिस्टर ट्रंप ने सीज़ फायर एक्सटेंड किया है और कोई टाइम लिमिट नहीं रखी। और फिर परहैप्स एज अ सेकंड थॉट अभी उन्होंने कह दिया कि जुम्मे को इम्कान है बातचीत का। तो सीज़ फायर को एक्सटेंड करना क्या जाहिर करता है कि वो बातचीत करना चाहते हैं। जुम्मे की एक्सपेक्टेशन शो करना क्या मतलब है कि वो बातचीत करना चाहते हैं, यानी कि वो बातचीत से ही वो काम जो मैदान जंग में वो नहीं कर पाए, अपने ऑब्जेक्टिव्स हासिल नहीं कर पाए, वो किसी तरीके से टेबल पे हासिल कर सकें और ब्रिंकमैनशिप का मुजाहरा करके, यानी कि ईरान को डरा के धमका के, तो वो उनसे वो बातें मनवाएं जो कि ईरान मानने के लिए तैयार नहीं है और वो जो जंग के मैदान में हासिल नहीं कर पाए। अब इतनी अर्जेंसी जो है वो मिस्टर ट्रंप शो कर रहे हैं और जुम्मे की टाइमलाइन दे रहे हैं और फिर जो इकोनॉमिक सिचुएशन ग्लोबली बनती जा रही है उस पर दुनिया को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई बात नहीं, 2 दिन और की बात है। या फिर जो मॉरल ग्राउंड इनकी इतनी रिसीड हो चुकी हुई है वो भी रीगेन करना चाह रहे हैं कि देखें, मैं तो आई एम गिविंग पीस अ चांस, मैं तो बातचीत करने वाला इंसान हूँ, मैं तो बातचीत कर रहा हूँ, मैंने तो जंग रोकी हुई है। लेकिन कॉन्ट्राडिक्टरी इसमें बात यह है जो इन सिंक नहीं है कि उधर से हुर्मुज़ में काउंटर ब्लॉक करके तो ईरान की गर्दन पे घुटना रखा हुआ है और फिर ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो बातचीत भी होगी। तो मेरे ख्याल में जो अब तक डिमीनर है, जो ब्रिंकमैनशिप है, जो लीडरशिप है मिस्टर ट्रंप की, उससे तो बातचीत आगे बढ़ती हुई नज़र नहीं आ रही। हाँ, क्योंकि पाकिस्तान इतनी कोशिशें कर रहा है और ईरान भी चाहता है कि बातचीत करे, तो ऐन मुमकिन है कि कोई ऐसी
इंक्लिनेशन हो कि जिसमें कि शायद कोई थोड़ी बहुत रजामंदी आई हो, या मिस्टर ट्रंप को पता हो कि कोई ईरान के जो पॉइंट्स हैं वो शायद जुमेरात को पहुंच जाएंगे, तो फिर शायद जुमे को बैठने की बात बन सके। तो थोड़ा सा ये एरिया वूली है, ये अभी अनसर्टन एरिया है जो अभी हमारे पास हमारे कैनवस पे है। तो सारा मेरा मतलब है वेग जो सब चीजें हैं। मंगल के रोज मिस्टर ट्रंप साहब ने पहले ऐलान कर दिया कि जो उनके नायब सदर हैं जेडी वेंस वो इस्लामाबाद चंद घंटे में पहुंचने वाले हैं, और फिर खबर यह है कि मंगल को उनका त्यारा जो एयरफोर्स 2 आई थिंक उनको लेके मूव करता है, वो इंतजार में खड़ा रहा कि वो जेडी वेंस आएंगे और त्यारे में सवार होंगे, लेकिन वो त्यारा वहाँ से मूव नहीं किया क्योंकि ईरान की तरफ से कॉन्सेंट नहीं आई। उन्होंने कहा हम आपके साथ जो कुछ आप कह रहे हैं उसके ऊपर बातचीत पे आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन दूसरी खबर ये भी थी कि जो 3 रोज़ा क़याम के दौरान फील्ड मार्शल ने वहाँ बैठ के वाशिंगटन से भी इंटरेक्ट किया, तेहरान से भी इंटरेक्ट किया, वहाँ पे उन शराइत के ऊपर वो ईरान आगे बढ़ने पे आमादा है। जो भी अरेंजमेंट है, पूरी तफसील तो नहीं है, लेकिन मोस्ट लाइकली मुझे लगता है कि 2015 की जो डील थी वो JCPO वाली, उसके करीब तरीन कोई न्यूक्लियर के ऊपर मामला है जिसके ऊपर ईरान रजामंद है, उससे आगे बढ़ने पर तैयार नहीं है। जी सही कह रहे हैं। पहली बात तो ये है कि ईरान से इशारे मिलने शुरू हो गए थे कि शायद वो पाकिस्तान अपने ये टॉक्स के लिए ना आए, लिहाजा ये बड़ी हजीमत हो जानी थी कि US का डेलीगेशन आके इस्लामाबाद पहुंचा हुआ है और ईरानियन डेलीगेशन नहीं आई। तो गालिबन US जो है वो साथ साथ मॉनिटर कर रहे थे, या दे वर केप्ट इन्फॉर्म्ड। तो वो उन्होंने आखिरी दम तक डिले करते रहे, और जेडी वेंस फिर फाइनली जब उनको पक्का हो गया कि ईरान नहीं आ रहा, तो फिर वो भी नहीं आए, वरना वो हर सूरत में कीन थे। अभी जो ट्रंप साहब बयान देते फिरे, वो अपने लोगों को व्हेन ही इज प्लेइंग टू द गैलरी, वो कह रहे हैं कि मैं किसी जल्दी में नहीं हूँ, मैं बड़ी अच्छी डील करूँगा, जो कि ये जाहिर करता है कि वो बातचीत करना चाहते हैं। फिर वो दूसरी बात जो आपने JCPO की बात की है, वो ये भी कहते हैं कि उससे ओबामा के जो JCPO उन्होंने किया था उससे हमारा जो एग्रीमेंट होगा वो बेहतर होगा। कहने का मतलब है कि लाइन उनकी वही है, लेकिन फाइनली जो उन्होंने पॉइंट्स लिख के दिए हुए हैं वो तो ज़ीरो इनरिचमेंट पे आके अटके हुए हैं, मिसाइल टेक्नोलॉजी पे भी अटके हुए हैं, फॉरवर्ड पोस्चर पे भी अटके हुए हैं। तो उन्होंने ऐसी शराइत रख दी हुई हैं, ऐसी जो है पॉइंट्स जो इस तरह के दिए हुए जो किसी सूरत में भी ईरान कबूल नहीं कर सकता, बिकॉज ईरान कैन नॉट गो डाउन इन द हिस्ट्री एज अ डिफीटेड नेशन, और स्टेक्स आर वेरी हाई ईरान के लिए। तो इसलिए जो है वो बहुत ईरान जो है वो भी फूंक फूंक के कदम रख रहे हैं, और अभी तक मुझे ये स्टेलमेट और स्टेटस को वाली सूरत नज़र आती है, अनलेस के कोई पाकिस्तान अपनी जो सफारतकारी के साथ है को दोनों साइडों को दोबारा बिठा सके। सर, जो यूरोपियंस हैं वो UK वाले भी मीटिंग कन्वीन कर रहे हैं जिसमें वो 25-30 ममालिक को बुला के बिठा रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को कैसे खोलना है। मिलिटरीली शायद वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलवा ना सकें, अब तो ट्रंप साहब ने खुद इंश्योर कर दिया कि वो बंद ही रहेगी फ़िलहाल, लेकिन हर एक चीज़ की एक यूज़फुलनेस के लिए टाइम लाइन होती है, और मुझे लगता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के हवाले से भी एक टाइम लाइन है। बियॉन्ड दैट ईरानियंस के लिए भी मुश्किल आएगी, जैसे अमेरिका के लिए भी मुश्किल आई हुई है। तो वो रीजनेबल टाइम फ्रेम क्या होगा जिसमें ईरान और अमेरिका दोनों को बैठ जाना चाहिए, अदरवाइज दोनों के हाथ से गेम निकल जाएगी। देखिए, ईरान का तो मिस्टर ट्रंप ने खुद कहा है कि हर रोज़ जो ये 500 मिलियन यहाँ से हासिल करते थे, मैं उसको जेपरडाइज कर रहा हूँ। लेकिन उसकी बहुत बड़ी इम्प्लीकेशंस ये हैं कि बाकी जो दुनिया के वो ममालिक हैं जो यहाँ से ऑयल लेते हैं, वो उनको भी जेपरडाइज कर रहे हैं। अभी जिस तरीके से US ने वेनेजुएला में डीलिंक किया है एनर्जी से चाइना को, यहाँ पे भी चाइना को वो प्रेशर आ रहा है, और आप देख लें कि यूरोप तक ये प्रेशर फील हो रहा है। ये उनकी दूसरी मीटिंग है।
पहली मीटिंग में भी उन्होंने यही कहा था कि हम इसमें मदद करेंगे, लेकिन हम जंग में शामिल नहीं होंगे, बाद में हम ये करेंगे। इसका मतलब ये है कि दैट इकोनॉमिक क्योस और जो इकोनॉमिक को जेपोडाइज किया है उसके असरात अभी पूरी दुनिया में आना शुरू हो गए हैं, और पीपल और वर्ल्ड एट लार्ज इज लुकिंग इन अ कंटेम्प्ट टू मिस्टर ट्रंप कि ये आपकी वजह से है, तो वो ही इज़ अंडर ब्लेम। तो अभी अगर आप ड्यूरेशन कहते हैं, देखिए जो ईरान ने अपनी रेजिलियंस शो की है, तो वो ये भी कहेंगे कि ठीक है तुम हमें इकोनॉमिकली स्ट्रेंगुलेट कर रहे हो, हम तो घास भी खा लेंगे, लेकिन आपकी बात इस तरीके से नहीं मानेंगे। तो अब मैक्सिमम प्रेशर जो है मिस्टर ट्रंप पे आने वाला है फ्रॉम द ग्लोब। और आप देखिए कि मिस्टर ट्रंप की इस वक्त स्टैंडिंग ये है कि दुनिया उसको सपोर्ट नहीं कर रही, दुनिया कह रही है मोस्ट अनपॉपुलर वॉर है, इलीगल वॉर है। यूएस की अपनी पब्लिक सपोर्ट नहीं कर रही, तो यूएस की अपनी इकॉनमी में भी इसकी चीज़ें नज़र आनी शुरू हो गई हैं। फिर यूएस मिलिट्री में मिस्टर ट्रंप को लोगों को सैक करना पड़ा है, यानी कि उनकी मिलिट्री थॉट भी उनके साथ उस तरीके से नहीं है। तो मिस्टर ट्रंप पे ज़्यादा प्रेशर आएगा। ईरान तो जो है, जो जिन अपने कदमों पे मजबूत और मरबूत खड़ा हुआ है, वो उसी तरीके से खड़ा रहना चाहेगा। तो ज़्यादा इफेक्ट जो है मैं समझता हूँ मिस्टर ट्रंप पे आएगा। आप कोई टाइमलाइन सेट करना चाहेंगे कि 10 रोज़ या 12 रोज़ के अंदर ये मामला तय कर लें, नहीं तो हाथ से निकल जाएगी, या नहीं सेट करना चाहेंगे? देखिए हाथ से क्या निकलेगी, हाथ से निकलेगी ये कि ईरान में तंगदस्ती हो जाएगी, और फिर जो प्रेशर है वो मिस्टर ट्रंप पे ही आएगा। वो ममालिक जो यहाँ से ऑयल नहीं हासिल कर पा रहे, दे विल बी अंडर स्ट्रेस। फिर जिधर यूएस की एम्बेसीज हैं, लोग उनका घेराव करेंगे, इस तरह की रैलीज निकलना शुरू हो जाएंगी। तो टाइमलाइन जो है मेरे ख्याल में थोड़ा टाइम लंबा भी लग सकता है इसको। जिस तरह मिस्टर ट्रंप ने क्लेम किया था ना शुरू में कि इट विल बी फास्ट एंड इट विल बी क्लीन, और ये वो सारा कुछ उस तरह की चीज़ अभी रही नहीं, क्योंकि इसमें बहुत गहरी चीज़ें जो ईरान तस्लीम नहीं कर सकता। ईरान एक तरह का जो उन्होंने पॉइंट्स रखे हुए, ईरान की सॉवरेनिटी जो है वो डिमिनिश हो जाएगी वो बातें एक्सेप्ट करने से, लिहाजा ईरान नहीं मानेगा। तो वी हैव स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो, अनलेस के यूएस खुद सोचे और ईरान को ऐसा रास्ता दे, अपने पॉइंट्स में इस तरह की चेंजेस लेके आए कि जैसे लिव एंड लेट लिव वाली बात हो, तो तब बात बनेगी, वरना ये ईरान इस तरीके से नहीं मानने लगा। जनरल नासिर जंजुआ साहब, साबिक मशीर कौमी सलामती, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। साहब पाकिस्तान के साबिक एम्बेसडर हमारे साथ हैं। जौहर साहब बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। सर मेरा ख्याल है कि हर मसले के लिए एक टाइमलाइन ज़रूर होनी चाहिए, कि उससे बियॉन्ड दैट वो चीज़ें फिर ज़्यादा क्योटिक हो जाती हैं, संभालनी मुश्किल हो जाती हैं। जनरल साहब जंजुआ साहब का तबसरा आपने सुन लिया, आपका तजिया क्या है? जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, टाइमलाइन होनी तो चाहिए, लेकिन ज़ाहिर है जंगों में कोई टाइमलाइन होती नहीं है। मैंने बिल्कुल जनरल साहब ने बहुत अच्छा अहाता किया, लेकिन एक दो पॉइंट्स पे मैं थोड़ा सा मेरा मुख्तलिफ ज़ाविया है। एक तो ये कि मैं समझता हूँ कि मुश्किल सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं है, ईरान के लिए भी है, दोनों के लिए है। ये पॉपुलर जंग अमेरिका के लिए नहीं है, लेकिन ये कोई ईरान की साइड पे भी ये नहीं कि पूरी दुनिया कोई के मुल्कों में कोई उनकी भी इस पर बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। दोनों को ही समझा जा रहा है इररिस्पॉन्सिबल इस वक्त। अग्रेसिव तो इस वक्त अमेरिका और इसराइल ही है, इसमें जनरली पब्लिक ओपिनियन तो यही है ग्लोबली। अग्रेशन उन्होंने किया और पब्लिक ओपिनियन बिल्कुल जो है बहुत से मुल्कों में इस तरह का है। लेकिन फिर साथ ही साथ अब आप देखें वेस्ट में जो पब्लिक ओपिनियन है ना वेस्ट में इस वक्त, वो बिल्कुल ईरान के साथ नहीं है। ईरान के अंदर भी देखें उस तरह की सिचुएशन नहीं है कि मतलब वो जिसे कहते हैं ना कि टोटल सपोर्ट एक साइड पे है। सर अगर ऐसी चीज़ होती तो उन्होंने इंटरनेट अपना क्यों बंद किया हुआ इतने अरसे से अभी तक, तो द पॉइंट है कि दोनों के लिए मुश्किलात हैं इस वक्त। मैं समझता हूँ कि दोनों के लिए ही ये बड़ी एक लूज लूज सिचुएशन होगी अगर इस जंग को जारी रखें। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं कि प्रेसिडेंट ट्रंप फ्रस्ट्रेटेड इस वक्त हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप मुश्किल में है, पॉलिटिकल इस वक्त एक बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन है उनके लिए, होम ऑडियंस के सामने भी।
और दुनिया में भी जाहिर है कि एक जो वो जो समझ रहे थे, एक बड़ी इंटरेस्टिंग प्रेसिडेंट ट्रम्प ने बात की थी जब ये इस टर्म में आए ना, ही सेड कि जी इन द फर्स्ट टर्म मेरे 2 ऑब्जेक्टिव्स थे, टू रन द कंट्री एंड टू सर्वाइव, इन द सेकेंड टर्म आई विल रन द वर्ल्ड। अच्छा, अब वो तो मेरे ख्याल है कि ऐसी एम्बिशन थी, अब उनको एहसास हो गया होगा कि वो कोई आसान काम नहीं है, उससे तो वो हट जाएंगे शायद, उन्होंने किया वेनेजुएला वगैरह में बाकी। लेकिन साथ ही साथ देखें जो उन्होंने अचीव किए ना, अगर उनके वो देखें टैक्टिकल ऑब्जेक्टिव्स अगर अचीव किए हैं, अगर इस पोजीशन पे अभी अमेरिका को वो मिल जाता है जो वो मांग रहे हैं, उससे कम भी मिल जाता है मिसाल के तौर पे, तो वो ये कह सकेंगे कि देखें हमने ना सिर्फ JCPOA से आगे गए। अच्छा, ये मैं भी क्लियर कर दूं कि JCPOA में क्या था और अभी वो क्या मांग रहे हैं। देखिए JCPOA में था 3.67% एनरिचमेंट सिविल यूजेस के लिए, सिविल न्यूक्लियर के लिए, और साथ ही साथ जो मेडिकल आइसोटोप्स होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा 20% तक। एग्जैक्टली, तो एक कैवियाट उसका भी था। अभी वो कह रहे हैं कि 0%, ठीक है, सस्पेंशन। दूसरा उस JCPOA में भी ये था कि जो आपका न्यूक्लियर फिजाइल जो है, जो फिजाइल मटीरियल है या एनरिच मटीरियल है, वो आपने हवाले करना है किसी थर्ड कंट्री, जो उन्होंने किया था रशिया के साथ अरेंजमेंट। एग्जैक्टली, अभी भी वो यही है। अच्छा, जहाँ तक मेरा अंदाजा है ईरानी उस पर तैयार हैं, वो जो 450 किलोग्राम वाली बात है, वो जो है ना उस पर वो अमेरिका को देने पे तैयार नहीं है, लेकिन किसी और के साथ बातचीत कर लें पे तैयार है। उनका जो ज़्यादा मसला है वो सस्पेंशन पे है, और उसमें भी टाइम लिमिट भी बात है। वो अमेरिका पहले कहता है इंडेफिनिट, फिर उन्होंने 20 साल के 3 साल 5 साल। आई थिंक दैट इज़ द क्रिटिकल पॉइंट। और उसके साथ दूसरा पॉइंट ये है कि जी कितनी शुरू में सैंक्शंस रिलीफ आप देते हैं, कितना आप जो है ना अनफ्रीजिंग ऑफ एसेट्स करते हैं। वो 2015 में भी की गई थी, 2015 में की गई थी, लेकिन अगेन आपको याद होगा मरहलावार थी और काफ़ी सारी सैंक्शंस नहीं हटी थी। वो तो बाद में ट्रंप ने वैसे ही तोड़ के मुआहदा बाद में तो विड्रॉ किया, लेकिन जब तक मुआहदा था, देखिए मुआहदा 2018 तक तो रहा ना, 2015 से 2018 3 साल रहा मुआहदा, उसमें बहुत सारी सैंक्शंस नहीं हटी थी। जॉर्ज साहब, वैसे मेरा जो अपना तजज़िया ये है कि ट्रंप साहब की पहले के नारे और अभी उनकी डेस्परेशन देख के और ईरानियंस की जो एक सर्वाइव करने की एबिलिटी है उसको देख के मुझे लगता है कि वो 2015 वाली डील कोई पॉलिश वॉलिश मार के चमका के उससे ओबामा का नाम मिटाएं और ट्रंप का नाम लिख लें, इससे ज़्यादा उनको मिलने वाला कुछ नहीं है। लेकिन देखिए वो हो नहीं सकता ना, मतलब वो वाजे इतना ज़्यादा फ़र्क है, क्योंकि अगर वही बात होती तो इजराइल उस वक्त से लगे हुए थे उसको विड्रॉ कराने के लिए, जो उन्होंने कराया भी। अब वो भी उस पर आके फंस के हैं। देखिए अगर उनको वो उस डील से बेहतर नहीं मिलेगी, ये सस्पेंशन नहीं मिलेगी, तो बात नहीं बनेगी, ये तो क्लियर है। मतलब ये उनकी भी रेड लाइन है ट्रंप की इस वक्त। बाकी सारे पॉइंट्स जो है ना, ये प्रॉक्सीज और जो है ना, इधर से वो ईरान भी रेपरेशंस की बात कर रहा था, और दूसरी जो है ना कि ड्रॉ डाउन आप करें इधर से, वो सारी बातें ऐसी थी जो नेगोशिएशंस के लिए थी। अब देखें जब पहला मुज़ाकरात का राउंड हुआ उसके बाद हमने देखा कि क्या हो रहा था। दोनों साइड जो है ना, एक अमेरिका की साइड से कोर्सिव डिप्लोमेसी बेसिकली क्या कोशिश कर रहे थे कि अपनी बार्गेनिंग पोजीशन इन्हांस करें, और ईरान की जो है जो कि उनका वो जो बड़ा लेवरेज था उसको वो न्यूट्रलाइज करना चाह रहे थे। अच्छा, मेरा ख्याल है कि किसी हद तक वो न्यूट्रलाइज हुआ भी, लेकिन मसला क्या है कि ईरान ने उसको जब न्यूट्रलाइज उनका वो वाला हुआ कि जी आपने अपना हुर्मुज़ की जो उनकी ब्लॉकिंग एबिलिटी थी, आपने ब्लॉकेड पूरा उनके ऊपर ब्लॉकेड लगा के उसको न्यूट्रलाइज कर दिया किसी हद तक। उस पर ईरान ने फिर क्या किया, वेटिंग गेम, बिकॉज दे रियलाइज कि प्रेसिडेंट ट्रंप की सबसे बड़ी कमज़ोरी क्या है कि पॉलिटिकली उनकी सपोर्ट मुल्क के अंदर गिर रही है, इकोनॉमिक प्रेशर आ रहा है, ही इज़ गेटिंग डेस्परेट। तो अगर हम वो वेटिंग गेम थोड़ी सी रखें अभी, तो इन पर प्रेशर ज़्यादा आएगा, इल स्टार्ट गेटिंग डेस्परेट। और वो जो इन्होंने अभी ये ब्लॉकेट करके किया है, तो उससे फिर ये पीछे हटेंगे। और इसीलिए देखें वो इंसिस्ट बहुत ही ज़्यादा ये कर रहे हैं कि आप ब्लॉकेट हटाएँ, बिकॉज दैट इज सिंबॉलिक जेस्चर एज वेल। अगर वो ब्लॉकेट हटाते हैं। एयर कमांडर खालिद चिश्ती साहब भी हमारे साथ शामिल हो गए। खालिद चिश्ती साहब, आपका बहुत शुक्रिया। ये जो वेटिंग गेम का तज़किरा किया जॉर्ज सलीम साहब ने, ये अच्छा बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है और बड़ा अच्छा तबसरा है इनका इसके ऊपर। वेटिंग गेम में क्या ईरान और 10-15 दिन इस मामले को खींच सकता है, या इन्होंने एक दफ़ा हुर्मुज़ खोलने का ऐलान किया था, वो ट्रंप ने उसका बेड़ागर खुद ही कर दिया उसको ब्लॉकेट करके, या ट्रंप पीछे हटेगा पहले, क्या होगा? बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने इनवाइट किया। बड़ा अच्छा पॉइंट है जी, वेटिंग गेम बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इस वक्त ईरान को कोई जल्दी नहीं होनी चाहिए। मैं भी यही समझता हूँ। उसकी वजह यह है कि ऑप्टिक्स चल रही हैं इस वक्त, बहरी जहाज़ को रोक लेना, इंटरसेप्ट कर लेना, उन्होंने वीडियो रिलीज़ कर देना। ऑल्दो मैं तो उसको कल से कह रहा हूँ कि ये एडिंग इंसल्ट टू द इंजरी है, लेकिन इसके बाद आज मैंने सुना है कि ईरान ने भी 2 वेसल्स को रोका है, उन्होंने भी अपना रिजॉल्व दिखा दिया है। तो ये बार्गेनिंग चिप है, लेकिन मोर टू डू विद द ऑप्टिक्स। परसेप्शन बिल्ड की जा रही है कि हम फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से मुज़ाकरात कर रहे हैं, दोनों तरफ यही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। जो अब वेट एंड सी का कह रहे हैं, वो ऑब्वियसली ईरान को इसलिए सूट करता है कि जितनी ज़्यादा ये ब्लॉकेड लगाएंगे, ऑयल प्राइसेस ऊपर जाएंगी, एक
ऑप्टिक्स से आगे बात निकल जाएगी। मैं तो जिस दिन ये ब्लॉकेड किया था उसी दिन मैंने कहा था प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए काउंटर प्रोडक्टिव होगा। शॉर्ट टर्म के लिए तो ठीक होता है, आपने मैसेज दे दिया, अपनी कैपेबिलिटी दे दी। उन्होंने मैसेज यही दिया है कि ईरान ये ना समझे कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ ही बार्गेनिंग लिवरेज है, हमारे पास भी बार्गेनिंग लिवरेज है। तो ये काउंटर वर्सेस काउंटर चल रहा है। ईरान ने बुनियादी तौर पर जितना अभी तक जिस तरह कम बैक किया है, अमेरिका को ऑलमोस्ट रिएक्टिव मोड में रखा था। इस वक्त अमेरिका ने एक रिएक्टिव मोड में डाला है, जिसको काउंटर किया उन्होंने, तो ब्लॉकेड किया। और सबसे ज्यादा जो मुज़ाकरात में डिले होने की यही वजह हुई है कि ऑप्टिकली हम प्ले करते करते मेन फोकस से हट गए, जो कि मुज़ाकरात हैं। ऑप्टिकली इसलिए साबित करने की अमेरिका ने कोशिश की, एक तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को काउंटर करने की, और दूसरा उन्होंने देखा कि ईरान भी ऑब्वियसली ऑप्टिकली साबित करना चाहता है अपने लोगों को, इतने फॉलोअर्स को, जितनी इतनी डिस्ट्रक्शन हुई है, शहादतें हुई हैं, लीडरशिप गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ है, और फिर सबसे ज्यादा इंटरनल रेजिस्टेंस भी है ईरान के अंदर। तो उन सबको वो साबित करना चाह रहे हैं कि हमारे हाथ में बहुत बड़ी लीवरेज है। इस वक्त रेस वो लगी हुई है और कौन पहले ब्लिंक करेगा। लेकिन इस वक्त एम्बेसडर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि इस वक्त वेटिंग गेम जो है वो रिलेटिवली ईरान को सूट करती है, क्योंकि ऑयल प्राइसेस जो ही ऊपर जाएंगे और सस्टेन करेंगी, तो जो प्रेसिडेंट ट्रंप अभी स्मार्टली मैनिपुलेट करते आए हैं स्टॉक एक्सचेंज को, ऑयल प्राइसेस को, ईरान का खुद उन्होंने तेल बेचने की इजाजत दी रखी, लुक दी अदर साइड। इंडिया को उन्होंने कहा तुम रूस से खरीद लो ताकि ऑयल प्राइसेस ऊपर ना जाए और शॉर्टेज ना हो। लेकिन आई थिंक उनको डिसाइड करना पड़ेगा कि ये सेल्फ डिफीटिंग टैक्टिक तो नहीं है कहीं, कि आप खुद ही उस ट्रैप में आ जाएं और कल को आपको खुद ही रियलाइज हो, और खुद ही जब खोलेंगे तो ज्यादा वो मेरा ख्याल है डिले हो चुका होगा, उस वक्त नुकसान दोनों तरफ हो चुका होता। प्रेसिडेंट ट्रंप को मेरा ख्याल है अभी चाहिए, और हो सकता है ये, मैंने कल मुज़ाकरात जब हो रहे थे, मुज़ाकरात की उम्मीद हो रही थी, तो मैं एक चैनल पर बैठा था, चंद घंटे रहते थे सीज फायर खत्म होने थे, तो मुझे किसी चैनल ने कहा कि अब क्या वे फॉरवर्ड है, अब तो बमबारी शुरू हो जाएगी। तो मैंने कहा मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान की हुकूमत, फील्ड मार्शल साहब और हमारे प्राइम मिनिस्टर रिक्वेस्ट करेंगे प्रेसिडेंट ट्रंप को कि आप डिले कर दें, और वो कबूल कर लेंगे। उनको फेस सेविंग चाहिए, जो उनको कोई दे दे, तो वही हुआ। अभी भी मैं ये कहता हूं कि शायद हुकूमत पाकिस्तान ही रिक्वेस्ट करे कि ऑप्टिकली आपने ईरान को एक पॉजिटिव फीडबैक या फेस बैक देना है, तो शायद ये पॉसिबिलिटी है कि ईरान अगर इधर से अंडू करे तो वो उधर से अंडू कर दें, तो फिर मुज़ाकरात की तरफ कन्वर्ज कर पाएंगे। ब्रेक की वापसी पे और इस पे डिस्कस करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। अभी अमेरिकी मीडिया ये खबरें चला रहा है कि 36 से कोई 48 घंटे या 72 आवर्स, 2-3 खबरें चल रही हैं कि इसके दौरान में बड़ी पेशरफ्त हो सकती है। ये ख्वाहिश होगी मेरे ख्याल में यकीनन यूएस प्रेसिडेंट की कि इस दौरान में मामला तय हो जाए, ताकि जुमे को वो बैठे और बातचीत आगे चल पड़े। जौहर सलीम साहब, क्या एक्सेप्टेबल अरेंजमेंट हो सकता है ईरानियन साइड के लिए, क्योंकि ईरान को भी एक ऑनरेबल ट्रीटमेंट चाहिए। वो ये नहीं चाहेंगे कि वो जो अमेरिका शुरू में कहता था कि सरेंडर कर दो, सारा कुछ दे दो और पीछे हट जाओ, कुछ नहीं छोड़ा, मैंने सब कुछ तबाह कर दिया। तो इस हालत में तो वो डील नहीं करेंगे, एक ऑनरेबल वे में करेंगे। वो क्या हो सकती है? जी, मेरे ख्याल है इसमें सबसे पहले तो जो स्टेपिंग स्टोन है वो तो ये होगा कि दोनों साइमल्टेनियसली, जिस तरह जनरल साहब ने भी कहा या चिश्ती साहब ने कहा, कि दोनों साइड जो है वो अपनी ब्लॉकेज हटाएं, उधर से साइमल्टेनियसली वो अपने जो है अनब्लॉक करें हॉर्मुज़ को। देखता वो भी एक स्टार्टिंग पॉइंट के वहाँ से आप शुरू करते हैं। हाँ, अब अगर आप मुज़ाकरात पे जाते हैं, मुज़ाकरात में जो पहली चीज़ हो सकती है वो एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट, कि आप ब्रॉड प्रिंसिपल्स जो हैं वो डिफाइन कर लें। क्योंकि देखें कई इश्यूज़ ऐसे हैं कि जिसमें काफ़ी चीज़ें जो उनसी हैं वो फिर टेक्निकल लेवल पे डिस्कस और उसमें डिबेट होंगी और फिर ज़ाहिर है निगोशिएट होंगी। तो अगर शुरू में एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट जिसमें ब्रॉड प्रिंसिपल्स तय कर लें, जो 4-5 चीज़ें हैं, और उसमें मेरे ख्याल है सबसे ज़्यादा जो देखें दोनों साइड्स ने काफ़ी सारी चीज़ें जो उनसी इसलिए रखी हुई हैं एज बार्गेनिंग चिप्स, जो कि वो छोड़ने के लिए तैयार भी हैं। यू नो लाइक पीपल हु इन द नो ऑफ थिंग्स दे वुड नो दैट। असल जो मसला आके अड़ेगा वो दोनों साइड्स के लिए वो न्यूक्लियर पे है और सैंक्शंस पे है। अगर ईरान को मिसाल के तौर पर 20-25 बिलियन डॉलर शुरू में अपफ्रंट मिल जाए, आई थिंक वो बहुत अहम है उनके लिए, बिकॉज उनको रिकन्स्ट्रक्शन भी इस वक्त करनी है। इसी तरह सैंक्शन रिलीफ मेजरली मिल जाए उनको, दैट वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूक्लियर पे आके मेरा अंदाज़ा ये है कि ईरानियन जो है ये जो फिजल मटेरियल है, ये जो एनरिच्ड यूरेनियम है, ये वो तैयार हो जाएंगे इस पर कोई हल निकालने के लिए। अब जो फ्रीज वाली बात है वो उनके लिए ज़्यादा अहम है। लेकिन उनका एक तो उनका इसरार ये है ना कि उनका जो राइट टू एनरिच यूरेनियम वो रहना चाहिए। अगर आप एक टेम्प्रेरी सस्पेंशन करते हैं तो उसमें वो राइट तो रहता है। तो अगर लेट्स से कोई एक एक्सेप्टेबल पीरियड है, जिससे 3 या 5 साल की वो बात कर रहे हैं अगर, तो उसके करीब कुछ अगर मिल जाए
तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छा हल होगा। देखिए आफ्टर ऑल JCPOA में भी उन्होंने कई चीज़ें तो दी थी ना, वो सारा फिजाइल मटेरियल भी वो जो था एनरिच्ड यूरेनियम था वो भी दिया था, फिर साथ ही साथ ये भी एक्सेप्ट किया था कि चलें 10 साल तक वो इस लिमिट में रहेंगे जो उससे पहले सेंट्रीफ्यूजेस की तादाद रिस्ट्रिक्ट की, फर्दों वाली फैसिलिटी को कन्वर्ट किया रिसर्च फैसिलिटी में, मेनी थिंग्स। बिल्कुल, और उसके बदले में जो उनको मिला था उस वक्त वो भी ये नहीं था कि कंप्लीट लिफ्टिंग ऑफ सैंक्शंस थी या कंप्लीट अनफ्रीजिंग ऑफ उनके फंड्स थे। क्योंकि देखें 2015 से 2018 साल जब 3 साल ये रहा तो उसमें उनके कितने एसेट्स अनफ्रीज हुए थे। अगर वो अनफ्रीज हो गए होते सारे तो फिर $100 बिलियन क्यों अभी तक फ्रोजन है। इसी तरह अगर वो सारी सैंक्शंस रिलीफ हो गई होती उस वक्त तो बाकी मसाइल क्यों आ रहे थे, पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन बन गई होती फिर। तो उस वक्त भी बहुत लिमिटेड उनको उसमें से मिला था। तो इस बार अगर ईरान को उससे बेहतर डील मिल जाए इन दोनों चीज़ों में, ख़ास तौर पे जो अनफ्रीजिंग ऑफ एसेट्स है उनकी और जो सैंक्शंस रिलीफ है उसमें, तो मेरा ख्याल है कि फिर वो थोड़ी सी न्यूक्लियर इशू पे लचक दिखा सकते हैं। चिश्ती साहब आप क्या फरमाएंगे, ये एक अच्छा अरेंजमेंट हो सकता है जो जौहर साहब कह रहे हैं कि एक हाथ से उनको कुछ दें फिर दूसरे हाथ से उनसे कुछ मांगे तो फिर बात आगे बढ़ जाएगी? जी मलिक साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जौहर साहब, और मैं तो पहले ही अर्ज कर रहा था कि ये जंग बंद तब होगी ये दोनों साइडें ऑप्टिक्स से निकलेंगी और एक डिल्यूजन से भी निकलेंगी। डिल्यूजन है सेल्फ बिलीव, जो आप समझते हैं कि हम ताकतवर हैं, इसमें तो कोई शक नहीं कि दोनों मुल्कों ने 40 दिन तक जो मिलिट्री माइट थी वो दिखा लिया, डिफेंसिव ऑफेंसिव दोनों। अब खुदा ना खास्ता जंग हो जाती है तो 40 दिन और भी खुदा ना खास्ता हो जाती है तो तब भी हम यही बातें कर रहे होंगे बैठ के, क्योंकि जो एक दोनों ने फोर्स स्ट्रक्चर दिखाई है, जिन्होंने कैपेबिलिटी दिखाई है, रिजॉल्व दिखाया है ईरान ने, मिक्स एंड मैच अगर देखें तो ये मोर और लेस डेल्यूट लेडर ऑफ एस्केलेशन जरूर कम हो जाएगी ऑटोमेटिकली, बिकॉज मिलिट्री एग्जॉस्ट कर जाएंगी। जब एग्जॉस्ट कर जाएंगी तो रेशो तकरीबन यही रहनी है, नुकसान ईरान का फिजिकल और हो चुका होगा, मिलिट्री उनकी और डेल्यूट हो चुकी होगी अमेरिका की, तो टेक होम तो दोनों ने फिर भी बैठ के तकरीबन इसी रेशो से डिस्कस करना है। एम्बेसडर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि आई थिंक विन विन सिचुएशन दोनों को चाहिए। ईरान को इसलिए चाहिए कि उसने एक न्यू फाउंड रियलिज्म उसने लीवरेज लिया है, उसने एसिमेट्रिकली डिफीट किया है, उसने देखा कि मेरा जो लॉजिस्टिक अमेरिका के लिए मैंने मुश्किल पैदा कर दिया, फिर उसने देखा कि मैंने ज्योग्राफी का बड़ा एडवांटेज लिया। तो जो ईरान के न्यू फाउंड एडवांटेजेस हैं वो तो हैं ही हैं, और वो भी ईरान को बहुत कॉन्फिडेंस दे रहे हैं कि फर्स्ट टाइम एवर इतनी प्रोलॉन्ग जंग, पहले तो 10-12 दिन बाद बंद हो गई थी, तो जितनी अमेरिका ने स्ट्रेच किया है उतना ही एक न्यू फाउंड कॉन्फिडेंस भी उसने ईरान को दिया है, और वही वो बारगेनिंग चिप के तौर पर लीवरेज में कन्वर्ट करना चाहता है। तो आई थिंक इसके बगैर कोई चारा नहीं है कि दोनों मुल्कों को रियलाइज करना पड़ेगा कि ऑप्टिक्स से निकल के एक वे फॉरवर्ड दिखाना पड़ेगा। और ये जो एमिकेबल कह रहे हैं मिनिस्टर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आई थिंक इस तरह की सिचुएशन होगी कि दोनों बाहर निकल के क्लेम करें कि हम जीत गए, और ईरान भी कहे और अमेरिका भी कहे। ये दुनिया जज करेगी कि कौन जीता या नहीं जीता, अपने अपने लोगों को वो कह सकें, ऐसी ही बार्गेन उनको चाहिए। इसीलिए आपने नोट किया होगा जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने कल कहा था कि न्यूक्लियर डस्ट लेकर आऊंगा, तो ईरान ने कहा था बिल्कुल नहीं, क्योंकि ईरान समझता है कि न्यूक्लियर डस्ट या कोई फिजाइल मटीरियल अगर कोई अमेरिका लेके जाता है तो वो एक वॉर ट्रॉफी के तौर पर कन्वर्ट करेंगे उसको अपने इलेक्शन कैंपेन में, अपने लॉस में उनकी जो पॉपुलैरिटी हुई है। तो आई थिंक दोनों को फेस एक वैल्यू चाहिए दोनों की, और उसी से आगे का हल निकल सकता है। जौहर साहब, जो अमरीकी सदर साहब का सोशल मीडिया है वो आग लगाने में काफ़ी रोल अदा करता है। सुबह के वक्त वो पहला बयान जैसे आज भी उन्होंने दिया कि जुमे तक बातचीत हो जाएगी, वो देते हैं ताकि मार्केट थोड़ी सी संभल जाए, गड़बड़ नहीं हो। लेकिन जैसे ही रात पड़ना शुरू होती है ना, फिर वो कहते हैं कि न्यूक्लियर भी छोड़ दो, सरेंडर भी कर दो, ब्लॉकेट भी जारी रहेगा, हम तबाह कर देंगे, कुछ छोड़ेंगे नहीं। फिर वो दूसरी शक्ल आ जाती है। फॉर फ्यू डेज उसको कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर्स के लिए ज़बान बंदी करनी पड़ेगी। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग भी तो करनी पड़ती है ना कि वो ईरानियन क्यों ट्रस्ट करें। जून में बात कर रहे थे तो इन्होंने अटैक कर दिया, अभी ओमान में बात हो रही थी तो इन्होंने फिर अटैक कर दिया। तो उनको भी तो कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग चाहिए ना अमेरिका से। इसमें तो कोई शक ही नहीं है, बिकॉज बड़े क्रिटिकल मौक़ों पे जो प्रेसिडेंट ट्रंप की ये जो प्रोक्लिविटी है उनकी, जो उनका पेंचेंट है, वो यू नो वो कंडक्ट करते हैं डिप्लोमेसी थ्रू मीडिया जिसे कहते हैं, और अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है उसको वो हर वक्त ये मैसेज देना चाहते हैं। उस वजह से बड़े मसाइल पैदा हो जाते हैं। देखिए पाकिस्तान की जो सारी फैसिलिटेशन एफर्ट्स थे वो भी किसी हद तक एक वक्त में इससे बड़े इफेक्ट हुए हैं, ख़ुसूसन जिस वक्त फील्ड मार्शल ईरान में थे और उनकी तरफ से इस किस्म की स्टेटमेंट्स आ गई। तो जाहिर है देखिए एक मुल्क है जहाँ पे ऑलरेडी बहुत से लोग ऐसे हैं जो हार्ड लाइनर्स हैं, प्रैग्मेटिस्ट, उनको थोड़ा सा जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एक जो है ना देख पूरी लीडरशिप उनकी वाइप आउट हो गई है, अभी एक्सट्रीम लाइन डिसीजन मेकिंग उस तरह की नहीं है, तो उसमें आप इस तरह की चीज़ें आग लगाने वाली कर देते हैं तो वो तो फिर आप हार्ड लाइनर्स को एकदम स्ट्रॉन्ग कर देते हैं और उनको दूसरों को बैकफुट पे कर देते हैं। अच्छा एक चीज़ मैं और कहूँगा इसमें, जिस तरह मैंने जो पिछली चीज़ें कहीं कि किन इशूज़ में दोनों को एक विन विन सिचुएशन मिल सकती है,
उसमें एक और चीज़ अगर अमेरिकन करें जो कि ईरानियों को चाहिए भी होगी मेरे ख्याल, और उसमें कोई हर्ज भी नहीं है, एक नॉन एग्रेशन पैक्ट जो है उस साइड से मिल जाए, और ईरान की साइड से फिर रेसिप्रोसिटी ये हो जाए कि कोई इस तरह की वो गारंटीज दे दें कि आइंदा वो ये जो अबनाए हुर्मुज़ है इसको ब्लॉक नहीं करेंगे। ये दो चीज़ें जो उनसी ना सिर्फ एक जो है ना दोनों मुल्कों के लिए वो जो है एक विन विन सिचुएशन होगी, बल्कि पूरी दुनिया के लिए भी होगी, साथ ही इस खत्ते के लिए भी और दुनिया के लिए भी। ईरान तो एक्सपेक्ट करता है अमेरिका से कि वो नॉन एग्रेशन कोई पैक्ट उसके साथ करे, क्योंकि बार बार तो आके हमला कर चुके हैं उसके ऊपर। बिल्कुल, मेरे ख्याल उनको मिलना चाहिए इस सिचुएशन के बाद, लेकिन साथ ही साथ फिर उनको भी देना चाहिए, फिर अपना हुर्मुज़ पे भी इन रिटर्न उन्हें भी एश्योरेंसेस देनी चाहिए, बिकॉज वो भी इसका लाजमी हिस्सा होना चाहिए, जो भी उनका फ्रेमवर्क जो MOU होता है या जो भी शुरू में चीज़ होती है, मेरे ख्याल ये चीज़ उसमें आनी चाहिए। और ईरान इस पर इंसिस्ट भी कर रहा है। अब मसला देखें, वरना एक तो इसका बड़ा आसान हल भी हो सकता था ना इस वक्त, अगर डिप्लोमेसी की सिर्फ बात करें कि दोनों साइडें ये मान जाती कि चलें, जिस तरह होता है ऐसी मौके पे कि जी आप परमानेंट सीज़फायर कर लें, अच्छा अपना हुर्मुज़ से आप चलें, उससे आप अनब्लॉक कर दें और फिर एक स्ट्रक्चर डायलॉग कर लें। ये मसला क्या था? मसला यही कि ईरान समझता था कि उन्होंने ये कर दिया तो फिर उनकी सारी लेवरेज तो खत्म होगी। हुर्मुज़ तो खोला इराक़ी के स्टेटमेंट से, लेकिन वो जब इन्होंने काउंटर ब्लॉकेड किए तो उसके बाद वो जम के बैठ गए। हाँ, लेकिन वो तो उन्होंने टेम्परेरी खोला उस वक्त, और वो भी मतलब मुज़ाकरात तक उन्होंने कहा या इस तरह जो भी सीज़ फायर तक कहा। इट वाज अ गुड फर्स्ट स्टेप। इट वाज अ गुड फर्स्ट स्टेप, बिल्कुल। ट्रंप ने उसको स्पॉइल कर दिया उसको, बिल्कुल साइमल्टेनियसली। मैं समझता हूँ कि लेकिन वो हो नहीं सकता था। जो हो सकता है इसमें वो यही है कि आपको कुछ ना कुछ फ्रेमवर्क अग्रीमेंट या फ्रेमवर्क एक MOU करना पड़ेगा, ताकि दोनों साइड्स अपनी डोमेस्टिक जो ऑडियंस है उसको दिखा सकें कि हमने इन टर्म्स पे ये जंग ख़त्म की है। वो ईरान के लिए भी ज़रूरी है, वो अमेरिका के लिए भी ज़रूरी है, बिकॉज वो लंबे मुज़ाकरात, अदरवाइज़ तो आपको पता सीज़ फायर्स हो जाती हैं। पाकिस्तान इंडिया की जंग हुई, सीज़ फायर हो गया, उसके बाद मुज़ाकरात भी नहीं हुए, लेकिन सीज़ फायर तो कायम है ना, चल रही है अभी। लेकिन इसमें वो हो नहीं सकता। तो इसमें वाहिद जो हल है वो यही है कि कहीं ना कहीं आके ये कुछ चीज़ों पर तो इत्तेफाक करें, और वो चीज़ जो सी है वो उनको मदद देगी। और अमेरिका को ज़ाहिर है वो न्यूक्लियर की चाहिए चीज़ें, ईरान को वो सैंक्शंस रिलीफ चाहिए, और साथ ही साथ उनको कोई इस किस्म का नॉन एग्रेशन पैक्ट चाहिए। तो आई थिंक दैट दीज टू थिंग्स हैव टू बी पार्ट ऑफ द जो शुरू का भी इनिशियल अंडरस्टैंडिंग भी है। खालिद चिश्ती साहब, क्या ईरान के पास जो वेटिंग गेम का तज़किरा भी हुआ, तो वो वेटिंग गेम के लिए इतना टाइम है? क्योंकि मुझे लगता है बहुत लंबा अरसे के बाद आपके लिए बहुत सारी चीज़ें काउंटर प्रोडक्टिव होना शुरू हो जाती हैं, उसका मसाइल बढ़ जाते हैं, कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं, वो IRGC ज़्यादा हावी हो जाएगी, पोलिटिकल लोग और ज़्यादा वीकन हो जाएंगे। रीजन में हो सकता है इसराइल कोई ऐसा साजिशी काम कर दे कि वो मुसलमान मुल्क आमने सामने खड़े हों, तो देर आर गोइंग टू बी न्यू चैलेंजेस अगर बहुत लंबा अरसा लग जाता है। जी डेफिनेटली, जितना प्रोलॉन्ग होगा उतना ही एक रिजॉल्व भी डिल्यूट हो जाता है, उसका इम्पैक्ट भी डिल्यूट होना शुरू हो जाता है, शॉर्टकट्स भी निकल हो जाता है। आपने देखा अमेरिका ने जो अभी ब्लॉकेड किया, ईरान ने 4-5 दिन वेट किया, उसने काउंटर ब्लॉकेड कर दिया, काउंटर चेकिंग शुरू कर दी, इंस्पेक्शन शुरू कर दी। तो अमेरिका का जो अब स्टेमिना है उसमें तो कोई डाउट नहीं है। ईरान के पास, जो मैंने थोड़ी देर पहले अर्ज किया था कि उसके पास एक डिफरेंट डायमेंशन है, वो सस्टेनेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से एक लिमिट तक करेगा। अमेरिका को लॉजिस्टिक का सामना है, इतनी दूर से आकर उसने एयरफोर्स सपोर्ट, अपनी एयरफोर्स, नेवी, सबको सपोर्ट करना है। ऑल्दो इसमें तो कोई शक नहीं है कि उसके पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, न्यूक्लियर ऑब्वियसली पावर्ड, 90 के करीब डिस्ट्रॉयर हैं, 70 सबमरीन्स हैं, 2,70,000 मैन पावर है। उसने भी तो अपनी माइट को कहीं कन्वर्ट करना है इनटू वैल्यू। अमेरिका का स्टेमिना का तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अमेरिका का जो नेवी है बुनियादी तौर पर वो ओपन सी थी, लॉन्ग रेंज डेटरेंस के लिए थी, लॉन्ग रेंज एयर सुपरियॉरिटी क्रिएट करने के लिए थी, स्टैंड ऑफ वेपन्स फायर करने के लिए जानी जाती थी। ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो ब्लॉक हो गया, ये तो जिसको कहते हैं ना बंद गली में, उसकी वो एयरफोर्स बनी नहीं थी और बहुत चैलेंजिंग होना था, एट्रिशन होना था, एट्रिशन वो ले नहीं सकते थे। तो आई थिंक दोनों मेरे पास खालिद चिश्ती साहब टाइम खत्म हो गया। एक एस्पेक्ट है जिसको अगले 1-2 प्रोग्रामों में और डिस्कस करेंगे कि जो इलाके के ममालिक अरसा इस सूरत हाल को बर्दाश्त करेंगे, क्योंकि मैंने कल भी प्रोग्राम में इस पर डिस्कस किया था कि UAE अगर अमेरिका से ये कह रहा है कि मेरे पास डॉलर ख़त्म हो गए या मैंने चाइनीज़ करेंसी में डील करना है, बाकी मुल्क भी तो वहाँ बैठे हुए हैं, उनके भी ये मसाइल मौजूद हैं। तो ये सारे डायनेमिक्स एड अप होंगे इस वॉर के, आगे नेक्स्ट स्टेप्स क्या होने जा रहे हैं, और उसके लिए टाइम बहुत थोड़ा है। खालिद चिश्ती साहब आपका भी शुक्रिया, जनरल जंजुआ साहब थे उनका शुक्रिया, जॉर्ज सलीम साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।